जय हिंद दोस्तों। ये लेक्चर मुझे आज सुबह बनाना था, लेकिन थोड़ा टाइम नहीं मिला। अभी भी कई बार वर्कलोड के चलते ना थोड़ा डिले हो जा रहा है, बट एनीवेज स्टार्ट करते हैं। तो छोटे छोटे टॉपिक है, अमेंडमेंट है, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है ना। बेसिक स्ट्रक्चर बहुत छोटा टॉपिक है। सेलिएंट फीचर जो है मतलब संविधान के जो कुछ क्या बोलना चाहिए, कुछ फीचर हैं इंपॉर्टेंट है ना, विशेषताएं, उसके बारे में आता है। और प्रीएम्बल, तो छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसको जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। देखो आज ना ये जो पूछा गया है आयोग द्वारा नोटिफिकेशन डाल के कि आप लोग सिलेबस में क्या बदलाव चाहते हो, ठीक है, तो उसको देख के मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा आप ना ओवर थिंक नहीं करेंगे कि सिलेबस चेंज होगा, क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ, है ना। ये सब सोचने से सिर्फ आपका नुकसान होगा, क्योंकि आप समझो कैसे होगा। ये जो 4-5 सब्जेक्ट हैं जिसको हम लोग अभी कर रहे हैं, इसीलिए मैंने 6-7 भी नहीं करा, ठीक है। आप देख रहे हो 6-7 में खेल हो सकता है। बाकी इनकी ये कैसे हटा देंगे बताओ। भारत का इतिहास है, ठीक है, भारत वाला इंडिया सेक्शन में हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी कैसे हटा देंगे। यही तो बेसिस होता है किसी भी एग्ज़ाम का, ठीक है। सीजी सेक्शन में सेम चीज़, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी कैसे हटा सकते हैं। आप सोच भी कह सकते हैं कि इसको हटा देंगे तो फिर चलेगा, है ना। ट्राइबल्स, है ना, तो मुझे नहीं लगता। आपके पास जो स्कोप है ना बहुत लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल मैं जस्ट 5 मिनट डिस्कस कर लेता हूँ, फिर स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपका अगर ये पेपर 1 का देखते हो, हिंदी हटा नहीं सकते क्योंकि हिंदी में ही तो आपको काम करना है, तो पत्राचार आना चाहिए, उसको तो हटा नहीं सकते। इंग्लिश है, बेसिक इंग्लिश वो चेक करेंगे ही। बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं कि इंग्लिश को हटा देना चाहिए, मुझे नहीं लगता। और एक और लोग सजेशन दे रहे हैं कि क्वालिफाइंग, यहाँ पे क्वालिफाइंग वाला सिस्टम नहीं है जो आपके यूपीएससी में होता है, मतलब मुझे नहीं लगता। तो छत्तीसगढ़ ही हटा नहीं सकते, उससे नुकसान ही होगा। ऐसे है, ऐसे में कोई चेंज कहाँ से दिखता है बताओ आप। पार्ट 3 है ये, इसमें हिस्ट्री इंडिया का, छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री, और ये पॉलिटी है, इसमें भी कहाँ स्कोप दिख रहा है बताइए। लोक प्रशासन तो आपको सीखना ही पड़ेगा जब जॉब में आ रहे हो तो, ठीक है। तो मुझे यहाँ भी स्कोप नहीं दिख रहा है। बस ये दिख रहा है कि आप इंडिया वाले सेक्शन में थोड़ा सा रैशनलाइज़ कर दीजिए। बहुत वहाँ वो है, बहुत क्राउडेड है वो सेक्शन। पेपर 4 में आपका साइंस वाला है, मैथ्स है, और आपका ये तीसरा इन्वायरमेंट को छू नहीं सकते लोग, है ना। इन्वायरमेंट को तो और बढ़ाएंगे, मतलब बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वही आजकल वो है, मुद्दा है कि कैसे हम लोग इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें। मैथ्स को ऑलरेडी इन्होंने घटा के 50 कर दिया है। वो शायद इसलिए किया गया है कि जो नॉन साइंस वाले थे उनको नुकसान होता था, ठीक है। अब यही है कि इसको हटा देंगे, फिर मैथ्स का कोई वैल्यू रह नहीं जाता। बट मुझे लगता है कि मतलब सिर्फ आर्ट्स या फिर बाकी लोग चाहेंगे मैथ्स हटे करके, बट मैक्सिमम लोग तो चलने दो बोलेंगे। और साइंस में भी सबका मिला जुला ही रिएक्शन होगा कि ठीक है, बस आप सिलेबस से पूछें, कोई इशू नहीं है। पेपर 5 की बात करें तो इंडिया और सीजी इकोनॉमिक्स, है ना, दोनों को ही मर्ज कर दिया है, ठीक है। तो इसमें और क्या बचा बताओ, इसमें तो और कुछ कर नहीं सकते। 75 नंबर का इंडिया का जियोग्राफी वो तो पढ़ना ही है ना, उसको ऑलरेडी इन्होंने 50 नंबर का रखा है, और कितना घटाएंगे। इंडिया का सीजी का जियोग्राफी कोई चाहेगा नहीं टच करे, उसको उतना ही रहने दो। अब आते हैं पेपर 6 में, फ़िलॉसफी, सोशियोलॉजी और छत्तीसगढ़ का आर्ट एंड कल्चर। इसको कोई छू नहीं सकता, आर्ट एंड कल्चर, है ना। छत्तीसगढ़ के लोग हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करना है, उनके कल्चर को नहीं समझोगे तो क्या समझोगे बोलेंगे, तो ये तो टच नहीं करेंगे। सोशियोलॉजी, समाज की सेवा करना चाहते हो, सोशल सर्वेंट ये सिविल सर्वेंट बनना चाहते हो, समाज में रहना है, सोशियोलॉजी नहीं छू सकते। ये जो है ना फ़िलॉसफी है, उसमें मुझे थोड़ा सा वेस्टर्न फ़िलासफ़र में लोगों को विवाद है, क्योंकि 15-17 ठो डाल दिए हैं। तो शायद ये कर सकते हैं कि इंडियन फ़िलासफ़र को तो टच करने का सेंस बन नहीं रहा है, आप वेस्टर्न फ़िलासफ़र में थोड़ा सा खेल कर सकते हो कि भाई हाँ कम कर दो करके। अब आते हैं लास्टली पेपर 7 में। पेपर 7 में आजकल देख रहे होगे ये जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसका वेटेज बढ़ रहा है, तो इसको भी नहीं छुएंगे लोग। ये स्पोर्ट्स वाला जो है ना, थोड़ा सा मुझे लगता है कि फ्रॉम द सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा मतलब उतना वैल्यू ऐड नहीं करता, क्योंकि आप देखोगे नॉलेज होना चाहिए, वो तो आप प्रीलिम्स में पूछते हो, ठीक है। तो या तो हटा देंगे तो भी चलेगा, या फिर देख लो, मतलब मैं कुछ बोलूँगा तो फिर कुछ स्टूडेंट गुस्सा हो जाएंगे। बट मुझे वो रैशनली लगता है कि इसमें ना बहुत कम वेटेज है, इसको किसी ये यूपीएससी ने नहीं रखा है, तो स्पोर्ट्स में रखने कोई मतलब नहीं। आप आईआर के वैल्यू को बढ़ा दो, इंटरनेशनल रिलेशन। उसके बाद आता है दोस्तों ये वाला क्या नाम है आपका, ये एक्ट वाला। तो एक्ट तो करना ही पड़ेगा, है ना। हम लोग जितनी भी नौकरी कर रहे हैं उसमें एक्ट पढ़ना तो आना चाहिए ना, क्या प्रावधान है, SC/ST एक्ट, है ना। तो इस सामाजिक जो बुराइयां हैं उनके खिलाफ कौन कौन से सोशल लेजिस्लेचर बने हैं उसको ठीक करना चाहिए। इसमें आप लोग ना रिकमेंडेशन दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से एक्ट पढ़ें उसको क्लियर करिए, बहुत डाउट है ना। तो ये वाला सजेशन चाहिए। थर्ड वाला में अब एजुकेशन इंस्टीट्यूट है ना, इसमें भी थोड़ा क्लियरिटी चाहिए, है ना, क्योंकि रैंडम सा कुछ भी स्कीम उठा के पूछ रहे हैं। तो
ये मेरा ओपिनियन है कि आप लोग ना बिल्कुल भी आप ओवरलोड मत लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग क्या करेंगे, प्रपोर्शन को कम ज़्यादा करेंगे, बट इनके पास किसी चीज़ को हटाने का ना नहीं दिख रहा है मेरे ओपिनियन से। बाकी आपको लगता है कि कुछ चीज़ हट सकता है तो आप लोग सजेशन भेज दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि कहाँ पे आते हैं, अमेंडमेंट का। ठीक है, तो देखो कोई भी चीज़ जो है ना, जैसे बुद्ध बोलता था ना कि क्षणिकवाद, तो हर चीज़ कुछ क्षण के लिए है, तो वैसे ही बहुत सारे प्रावधान जो है ना हमेशा लागू नहीं होते। कुछ टाइम बाद क्या होता है, उसमें बदलाव की ज़रूरत पड़ती है ना। आप देखो कि जो बदलता नहीं है वो ख़त्म हो जाता है, चाहे वो कोडैक हो चाहे नोकिया हो। ठीक है, इसलिए हमें लगातार अपने आप में बदलाव करते रहना चाहिए, और वही चीज़ संविधान में भी लागू होता है। बहुत सारे प्रोविज़न जो है उस टाइम हुआ करते थे, अभी नहीं रहे, है ना। तो हमें क्या करना होता है, उसमें बदलाव। आप मेरा भी एग्जांपल लोगे तो मैंने टेलीग्राम में पहले आप लोगों का क्विज़ करता था, फिर मैंने वही फ्री क्विज़ आप लोग को ऐप में कर दिया। कल किसी एस्पिरेंट का कहना था कि सर प्लीज़ जो ब्रेकफास्ट लंच डिनर है उसको टेलीग्राम में करिए। टेलीग्राम में करने से फिर मतलब कोई विशेष फ़ायदा मुझे नहीं दिख रहा है। पहला चीज़ तो ये है कि मेरा तीनों टाइम में अवेलेबिलिटी होना चाहिए आपको टेलीग्राम में कराने के लिए, जो कि बढ़ते काम के चलते नहीं है। सेकंड चीज़ ये है कि आप ये उसको डबल अटैम्प्ट नहीं कर सकते थे टेलीग्राम में, अब यहाँ पे 3 बार अटैम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तीसरा चीज़ है आप अपना प्रोग्रेस, है ना। चौथा चीज़ है रिवीजन। तो आई थिंक समय के साथ हमें बदलना पड़ेगा, तो मैंने भी आपको ऐप में दे दिया टेस्ट को, उसका फ़ायदा उठाइए। तो भारतीय संविधान के बारे में अगर बात करें तो ना तो वो लचीला है ना ही कठोर है, दोनों का समन्वय है। क्योंकि कुछ प्रावधान जो है उसको आप इजीली बदल सकते हैं सिंपल मेजॉरिटी से, और कुछ प्रावधान है जिसके लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है, और कुछ में तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। आपको स्टेट से भी जो प्रावधान आपके फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित करते हैं उसमें आपको आधे से ज़्यादा स्टेट का भी चाहिए अनुमति, है ना। तो ब्रिटेन जितना आसान नहीं है लेकिन अमेरिका जितना कठिन भी नहीं है। ठीक है, केसी वीरे ने क्या बोला है, यह लचीलेपन और कठोरता के बीच संतुलन बनाता है। मतलब इट स्ट्राइक अ गुड बैलेंस बिटवीन द फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी, है ना। थोड़ा फ्लेक्सिबल भी है और थोड़ा रिजिड भी है। नेहरू यदि संविधान को रिजिड बना दिया जाए तो राष्ट्र की वृद्धि रुक जाएगी। जो मैंने बताया कि अगर आप समय के साथ अपने आप को नहीं बदलोगे तो फिर उसका मतलब वृद्धि रुक जाएगी, है ना। मतलब देश आगे बढ़ेगा ही नहीं। आपके कुछ प्रावधान है, जैसे कि आपका प्रॉपर्टी वाला था, ठीक है, उसको अगर लचीला नहीं किया जाता तो आपको इंडस्ट्री को ज़मीन कैसे मिलती, है ना। उसको अगर फंडामेंटल राइट बना के रखते तो किसी को ज़मीन से आप बेदखली कर ही नहीं सकते। लेकिन आजकल उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल किया गया है। उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है, बट उसमें ये है कि आप क्या कर सकते हो, आज उचित मूल्य दे के सरकार है उनको विस्थापित करती है ताकि वहाँ पे आपका सड़क बन सके, रेलवे बन सके। तो इस टाइप का समझो। अंबेडकर जी का कहना है कि संविधान संशोधन के लिए सरल प्रक्रिया प्रदान की गई है। मतलब उनका कहना है कि द प्रोसेस इज सिंपल। ठीक है, तो केसी वीरे ने संशोधन प्रक्रियाओं की विविधता की प्रशंसा की है। उन्होंने जो अलग अलग प्रोसेस दिए गए हैं ना हमारे संविधान में टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी तारीफ़ की है। किसने, ये जो हमारे वो है रिसर्चर हैं। तो अनुच्छेद जो 368 है, ठीक है, अनुच्छेद 368 में संसद की संविधायी शक्ति की सीमाएं दी गई है कि कैसे वो संशोधन कर सकता है। मतलब वो लिमिट बताता है कि कितने हद तक आप लिमिट कर सकते हो। ठीक है, तो संसद किसी भी प्रावधान को जोड़कर, बदलकर या हटाकर संशोधन कर सकती है। मतलब किसी भी प्रोविज़न है उसको ऐड कर सकती है, अल्टर कर सकती है और रिमूव कर सकती है। ठीक है, परंतु संसद संविधान की मूल संरचना को संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, तो इस मूल संरचना का मैं अवधारणा क्या है बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि यार मूल संरचना मतलब क्या हुआ, अगर किसी क्या बोलना चाहिए, किसी डिज़ाइन का जो एसेंस है उसको आप हटा दोगे तो क्या होगा, उस डिज़ाइन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, या फिर किसी संस्था की बात करते हैं। ठीक है, तो वो संस्था जो है वो इंटीग्रिटी पे बना हुआ है। ठीक है, अब इसी संस्था पे आप करप्शन कर दिए, है ना, करप्शन शुरू हो गया तो संस्था की वैल्यू नहीं रह जाती, है ना। तो वो जो मूल संरचना है जिसके बेसिस पे वो चीज़ खड़ी है उसको बदलाव नहीं कर सकते। मतलब जो हमारे संविधान के जो बेसिक वैल्यूज़ हैं उसको संशोधन नहीं कर सकती। यह निर्णय कब लिया गया, केशवानंद भारती मामले में 1973 में लिया गया। और संविधायी शक्ति सीमित है ना, जो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो पावर है वो लिमिटेड है। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर इज़ लिमिटेड, पार्लियामेंट कैन नॉट कन्वर्ट इट इनटू अनलिमिटेड पावर। जुडिशियल रिव्यू इंश्योर्स दैट अमेंडमेंट वायलेटिंग बेसिक स्ट्रक्चर स्ट्रक डाउन, है ना। तो न्यायिक जो जुडिशियल रिव्यू होता है ना, जुडिशियल क्या बोल रहे हैं इसको, जुडिशियल रिव्यू मतलब उसको न्यायिक आपका समीक्षा होती है। तो अगर न्यायालय को लगता है कि इस अधिनियम के तहत
जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो खंडित हो रहा है, तो क्या करती है, उसको स्टक डाउन कर देती है। अगर आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं आ रहा होगा तो ये जो 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, CAA बोल देता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो पास हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था, इन्होंने बोला था कि जो अपॉइंटमेंट है उसके लिए हम लोग जुडिशियल वो बनाएंगे, काउंसिल जो होता है उसके लिए, ठीक है, NJAC, ठीक है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया कि उनका कहना है कि इससे क्या होगा, इसमें एग्जीक्यूटिव का रोल आ जाएगा टू अपॉइंट द जजेस, है ना। तो ये क्या हो गया, जो हमारा एक बेसिक वो है स्ट्रक्चर है या फिर बेसिक सिद्धांत है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये क्या है, एक फीचर है हमारे संविधान का। इंडिपेंडेंट मतलब क्या बोलना चाहिए उसको, इंडिपेंडेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में, तो हाँ, तो इंडिपेंडेंट समझ गए ना आप। तो इंडिपेंडेंट जो जुडिशरी है उसको ये खंडित कर रहा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टक डाउन कर दिया कि ये नल एंड वाइड है, ये कहीं स्टक नहीं कर सकता, ठीक है। तो वही चीज़ है कि जहाँ पे भी आपको सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये आपके वो है निष्पक्ष, बोल दो इंडिपेंडेंट, है ना, निष्पक्ष जुडिशरी, तो जैसे ही लगता है सुप्रीम कोर्ट को कि ये जो कोई प्रावधान है जिसको पार्लियामेंट ने पास किया है वो आपके संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को खंडित कर रहा है, तो वो उसको नल एंड वाइड घोषित कर देती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे संशोधन की प्रक्रियाएं क्या है। तो विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत, इसको याद रखना है दोस्तों, है ना, ये आता है 4 नंबर का कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताइए। तो विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, मतलब किसी भी जो पार्लियामेंट की किसी भी हाउस में उसको आप रख सकते हैं, विधानमंडल में नहीं, है ना, जो राज्य का विधानमंडल होता है ना, विधानसभा, वहाँ नहीं रख सकते हैं, ठीक है। ये आपको रखना है आपका जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में क्या क्या है आपका, लोकसभा और राज्यसभा, तो दोनों हाउस किसी में भी रख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा में रखें। ये फैक्ट आप याद रखिए क्योंकि यहीं पे आपको कंफ्यूज करते हैं। आपने देखा होगा मनी बिल को सिर्फ लोकसभा में रख सकते हो पहले, ठीक है, फिर वो वहाँ से पास हुआ तो राज्यसभा में, ठीक। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, संविधान संशोधन बिल है, वो किसी भी हाउस में शुरू कर सकते हैं, किसी भी हाउस में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसको मंत्री या निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इसको या तो कोई मंत्री रख सकता है या फिर निजी सदस्य भी रख सकता है, ठीक है। निजी सदस्य किसको बोलते हैं पता है ना, निजी सदस्य मतलब बाहरी आदमी को नहीं बोलते हैं, ऐसे सदस्य जो मंत्री नहीं हैं वो भी संविधान संशोधन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे छत्तीसगढ़ में 90 विधायक हैं, ठीक है, तो उसमें से आपके कितने हुए, 14 है क्या, 14 मंत्री हैं। तो मंत्री लोग करे तो फिर क्या हो जाता है, वो आपका गवर्नमेंट बिल टाइप का हो जाता है। जो नहीं रहा, जो मंत्री नहीं है और बट वो विधायक है और वो बिल रखता है, वो निजी बिल या फिर प्राइवेट मेंबर बोलता है उसको, है ना, प्राइवेट बिल भी बोल देते हैं उसको। तो प्राइवेट बिल मतलब ये मत समझ जाइएगा कि वो बाहर का आदमी आके संसद में घुस के अपना वो रख रहा है, नहीं, जो मंत्री नहीं है उसके द्वारा भी रखा जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति से पहले पूछने की ज़रूरत नहीं है, है ना। ये दोनों फैक्ट आप याद रखिएगा, बहुत बार इसमें कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो पहला चीज़ किसी भी सदन में रख सकते हैं, दूसरा है राष्ट्रपति से पूछने की ज़रूरत नहीं है, और इसको मंत्री या फिर जो निजी मतलब वो है प्राइवेट मेंबर भी रख सकता है। विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए या फिर कुल सदस्यता जो उपस्थित हैं उसके और जो मतदान कर रहे हैं उसके 2/3 सदस्य होने चाहिए, है ना। फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए एक उदाहरण लाया था, मान लो 545 लोग हैं, ठीक है, किसी हाउस में, और 400 लोग आज सदन में उपस्थित हैं, ठीक है। मान लो 545 पूरी स्ट्रेंथ है, लेकिन इसमें से 5 लोग का इलेक्शन नहीं हुआ है, मतलब वो सीट वैकेंट है। तो हमें क्या करना है, ये देखना है कि कुल सदस्यता का बहुमत, तो कुल सदस्य कितना है 545, तो इसका बहुमत होता है 273, ठीक है। और आज हमारे पास प्रेजेंट है 400 लोग, ठीक है। तो 400 का कितना होना चाहिए, जो प्रेजेंट है उनका 2/3, तो 2/3 निकाल दीजिए, कितना आ रहा है आपका 1 के इंटू 2, तो लगभग 267 के आसपास हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसको लेंगे, ठीक है। मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। प्लस मतलब ऐसा नहीं करना है 267 प्लस 273 को जोड़ दिए, हाँ ऐसा नहीं। विशेष बहुमत जो बोलते हैं उसको करने के लिए क्या होना चाहिए, कुल सदस्यता वाला से बहुमत होना चाहिए। तो 273 अगर मिलता है तो पास हो जाएगा, प्लस जो वहाँ पे उपस्थित हैं उसका 2/3 होना चाहिए। मान लो 500 लोग हैं उपस्थित, ठीक है, तो इसका 2/3 होगा तभी पास होगा, है ना। जैसे मान लो 500 लोग उपस्थित हैं 545 में, तो 2/3 कितना हो गया, 5 एकम 5 2 5 सॉरी हाँ 2 बज गया, 3 छक्के 18, 2 बज गया 3, ठीक है, इंटू 2 लगभग कितना हो जा रहा है 2
3 और 1 तो 332 वोट चाहिए होगा, है ना। ये 273 से काम नहीं चलेगा। तो इन मतलब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। इस वाले केस में क्या हुआ, 500 वोट है, ठीक है। अगर सिर्फ 273 वोट मिले हैं सपोर्ट में तो पारित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो 2/3 वाला कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल करेगा तभी वो बिल जो है एक सदन से पास माना जाएगा। प्रत्येक सदन को अलग अलग पारित करना है। इसका ना ज्वाइंट, इसको याद रखिएगा, दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है कि भाई बिल एक जगह पास हो रहा है एक जगह फेल हो रहा है तो फिर वो नहीं आगे बढ़ेगा। संयुक्त प्रावधान नहीं है, इसको याद रखिएगा। ये तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला है, संघीय प्रावधानों के लिए आधे से आधे राज्य विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से समर्थन। मतलब ऐसे प्रावधान जहाँ पे आपके जो संघीय प्रावधान, जिसको फेडरल फीचर बोलते हैं, है ना। जैसे कि राष्ट्रपति का इलेक्शन, वो क्या है, फेडरल फीचर है ना। क्योंकि उसमें आप देखोगे आपके स्टेट के विधानसभा वाले भी शामिल होते हैं। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो हो गया उदाहरण के लिए, या फिर सुप्रीम कोर्ट, है ना, तो ये क्या है, आपके संघीय प्रावधान या फिर फेडरल फीचर हैं। तो उसमें अगर आप बदलाव करना चाहते हो ना, तो ये तो कंडीशन पारित होना चाहिए। साथ में अगर मान लो हमारे पास 28 वो हैं स्टेट हैं एग्जाम्पल के लिए, तो लगभग आधे से ज़्यादा 14 + 1 15 राज्य में इसको साधारण बहुमत से समर्थन मिलना चाहिए, है ना, तभी वो पास होगा। पारित होने के बाद क्या है, राष्ट्रपति की अनिवार्य स्वीकृति, मतलब राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। उसके पास वीटो कर दूंगा, अटका दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, पास करना ही है, ठीक है। और स्वीकृति के बाद विधेयक विधान अधिनियम कहलाता है, ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ आपको कि विधेयक को किसी भी सदन में रख सकते हो आप, लोकसभा हो या राज्यसभा, लेकिन राज्य के विधान मतलब स्टेट की विधानसभा में नहीं रख सकते। इसको मंत्री भी रख सकता है, प्रस्तुत कर सकता है, और प्राइवेट मेंबर भी रख सकता है, और राष्ट्रपति से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, है ना। तो विशेष बहुमत का क्या होता है, मैं आपको ना एक शॉर्ट में बताऊंगा कि कितने टाइप के बहुमत होते हैं और क्या है। तो विशेष बहुमत के लिए क्या है, कुल सदस्य का बहुमत होना चाहिए। मतलब जैसे कि मान लो कुल सदस्य कितने हैं, 545, ठीक है, जो उसका स्ट्रेंथ है, तो उस स्ट्रेंथ का आधे से ज़्यादा कितना हुआ, 273। दूसरा है जो वहाँ पे उपस्थित है उनका 2/3 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लो 545 है, उसमें 500 प्रेजेंट है, तो लगभग 332 लोग होंगे ना, तभी पास होगा। 2/3 सदस्य से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। प्रत्येक सदन को अलग अलग वोट करना है, एक साथ वोट करने का कोई प्रावधान नहीं है। चौथा है, संघीय प्रावधानों के लिए अगर कोई ऐसे फीचर हैं जो कि आपके फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित करते हैं, तो वहाँ पे राज्यों से भी, आधे से ज़्यादा राज्य से हमें समर्थन चाहिए। सिंपल वाला, है ना, राज्यों से हमें स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए, याद रखिएगा। और पारित होने के बाद राष्ट्रपति को साइन करना मैंडेटरी है, बहाना नहीं बना सकता कि वीटो कर दिया, ये सब, ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ पे दोस्तों कुछ फीचर हैं जो आपको याद रखना है। संविधान विधेयकों के लिए संयुक्त बैठक नहीं, है ना, जो मैंने बताया उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। यदि दोनों सदनों में गतिरोध हो तो संविधान संशोधन विधेयकों के लिए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए जॉइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे। सिंपल विधायकों के लिए, जो सिंपल में वो होते हैं ऐसे विधेयक जिसमें ये ना तो मॉनिटरी बिल शामिल है ना तो संविधान संशोधन का प्रावधान है, उनके लिए आप जॉइंट सीटिंग का प्रावधान रखते हो। वो आपका 108 में रहता है, अनुच्छेद, है ना, सेक्शन 1 जो आर्टिकल 108 में, ठीक है। यह एक प्रमुख आलोचना है। संवैधानिक गतिरोध के लिए कोई समाधान तंत्र नहीं है। कहने का मतलब ये है कि एक क्रिटिसिज्म करते हैं जो हमारे अमेंडमेंट प्रोसेस का, कि भाई अगर दोनों में असहमति होगी, लोकसभा और राज्यसभा में, तो इसका रिजोल्यूशन का कोई समाधान नहीं है। क्यों? क्योंकि जॉइंट सिटिंग को अलाउ नहीं करता संविधान संशोधन बिल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। राष्ट्रपति की अनिवार्य स्वीकृति, है ना, तो 24वें संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति को स्वीकृति को अनिवार्य बनाया। राष्ट्रपति ना तो स्वीकृति के रोक सकते हैं और ना ही विधेयक पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं, ठीक है। यह साधारण विधेयक से भिन्न है जहां राष्ट्रपति को सीमित वीटो शक्ति है, ठीक है। तो राष्ट्रपति की जो स्वीकृति है उसको अनिवार्य बना दिया, किससे? 24वें संशोधन बिल से, ठीक है। तो उसको याद रखेंगे कि संशोधन हुआ था 24th, तो उसमें यही संशोधन कर दिया गया कि अब राष्ट्रपति के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, ना तो रोक सकता है ना ही उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। जैसे सिंपल बिल हुआ, सिंपल बिल पास होकर आया तो क्या कर सकता है, राष्ट्रपति के पास एक ऑप्शन है, मतलब 3 ऑप्शन है, या तो उसको पास कर दे, रिजेक्ट कर दे, या फिर पुनर्विचार के लिए भेज दे, है ना। पुनर्विचार के लिए भेजा, अगर फिर से पुनर्विचार में पास होकर आ गया तो उनको साइन करना ही पड़ता था, है ना। तो चलिए ये एक्चुअली अभी आ रहा है लेकिन बाद में आना चाहिए था, क्योंकि आपको बाद मुझे समझाना भी पड़ेगा कि बिल कैसे पास होता है। बिल कैसे पास होता है? बिल कोई इंट्रोड्यूस किया, वो पहले एक सदन में डिस्कस हुआ,
दूसरे सदन में डिस्कस होता है, दोनों में अगर पास हो जाता है तो वो राष्ट्रपति का साइन होता है, तभी बिल बनता है, ये तो आप जानते ही हो, है ना। तो चलिए 3 है आपका संविधान संशोधन के 3 रास्ते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो उनमें से पहला है सिंपल मेजॉरिटी, है ना। तो उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, है ना। कहने का मतलब जैसे मान लो 545 लोग हैं, ठीक है, इसमें लोकसभा में, तो वहाँ पे उस दिन आए थे 400 लोग, ठीक है। तो वो अगर कोई ऐसे अधिनियम है जैसे कि आपका नए स्टेट बनाने का, नए राज्य बनाने का, ST SC शेड्यूल है ना, अनुसूचियाँ जो है, उसके अलावा सिटीजनशिप वाला है, आपका नागरिकता, हाँ, चुनाव वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, उनको आप सिंपल मेजॉरिटी से चेंज कर सकते हो। तो कितना चाहिए, जैसे दोनों सदन में जो मेंबर हैं उसका आधे से ज़्यादा, है ना, जो प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं, ये नहीं कि 545 का आधे ज़्यादा, है ना। यहाँ पे लिखा है साफ साफ, मेंबर उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। तो 400 लोग थे तो 201 वोट मिल गया, 400 का आधा 200 होता है, 201 वोट मिल गया, मतलब वो पास हो गया। फिर वो दूसरे सदन में जाएगा, वहाँ पे 250 मेंबर हैं, मान लो उस दिन 200 लोग आए हैं तो 101 वोट मिला, मतलब पास हो गया, है ना। तो इसको बोलते हैं सिंपल मेजॉरिटी। तो ये मैक्सिमम जो बिल है ना, सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, ये सिंपल मेजॉरिटी वाला है ना, वो आर्टिकल 368 में कवर नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आर्टिकल 368 जो बताता है कि संविधान को संशोधन कर सकते हैं, उसमें 2 प्रावधान है, वो है स्पेशल मेजॉरिटी से, और मतलब दूसरा है स्पेशल मेजॉरिटी और राज्यों से अनुसमर्थन के साथ, है ना। इन दोनों को ही 368 में रखा गया है। ये भी संविधान संशोधन का तरीका है, बट ये 368 जो आर्टिकल है उसके बाहर का प्रावधान है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। स्पेशल मेजॉरिटी को क्या बोला गया है, टोटल मेंबरशिप प्लस ये मैं आपको बताया था, है ना। जैसे मान लो 545 लोग हैं और उस दिन 400 लोग आए हैं, ठीक है। तो अगर मुझे करना है आपका किस टाइप के प्रोविज़न, जो फंडामेंटल राइट से और DPSP, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो आप नीति निर्देशक तत्व देखते हो, उन सबको इनके माध्यम से ही स्पेशल मेजॉरिटी के यूज़ करके ही बदल सकते हैं, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, या तो कुल सदस्यता का बहुमत, है ना, पहला होना चाहिए, प्लस साथ में जो उपस्थित हैं उनका 2/3, जो मैंने पिछले में बताया कि मान लो 400 लोग प्रेजेंट हैं, तो 400 प्रेजेंट है तो इसका शायद 267 हो रहा था, 2/3, है ना, 2/3 जो है ये है। और तो इससे पास नहीं हो जाएगा, 267 मिल गया तो पास नहीं हो गया। आपका दूसरा कंडीशन, कुल सदस्यता जो है 545 का आधे से ज़्यादा होना चाहिए। तो 545 का आधा होता है 272.5, इसका आधा ज़्यादा होगा 273। तो 273 होगा तभी वो पास होगा। मैं एक एग्जांपल बताया, ठीक है। चलो अब तो ये हो गया कौन से आपके फंडामेंटल राइट और DPSP जो है वो स्पेशल मेजॉरिटी से पास होते हैं। अब कुछ प्रावधान जो कि आपके फेडरल फीचर को डिनोट करते हैं, कौन कौन से आपके, प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, फेडरल प्रोविज़न जो हो गया है, आपका सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हो गया, ठीक है, 7th शेड्यूल, है ना, 4th शेड्यूल, है ना। 4th शेड्यूल क्या बताता है, 4th शेड्यूल बताता है कि राज्यसभा में कितने कितने मेंबर होंगे हर स्टेट से, ठीक है। 7th शेड्यूल क्या बताता है, कौन सा स्टेट कौन सा सेंट्रल सब्जेक्ट है, कौन सा स्टेट और कौन सा कॉन्करेंट लिस्ट में है, ठीक है। तो ये सारे जो फीचर है ना, और इवन आर्टिकल खुद 368 जो है उसको आप इसी प्रावधान के थ्रू ही चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। इसीलिए क्या होगा, विशेष बहुमत से पास होना चाहिए, जो मैंने अभी यहाँ बताया, ये वाला तो होना ही चाहिए। साथ ही ये सभी राज्यों को भेजेंगे, तो सभी राज्यों में से अगर 28 राज्य हैं मैं मान रहा हूँ, तो उनमें से अगर 15 में भी पास हो गया, आधे से ज़्यादा, तो फिर ये माना जाएगा कि पास हो गया। आधे राज्यों का समर्थन होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट आधे राज्यों का, ठीक है। तो 14 का भी हो गया तो चलेगा, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों, प्रक्रिया की प्रमुख आलोचनाएं क्या हैं। तो संशोधन के लिए संवैधानिक सम्मेलन जैसी कोई विशेष संस्था नहीं है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, वो तो ख़त्म हो गया, है ना। तो US में क्या होता है, इसके लिए एक बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन वाली बात है ना, यहाँ पे नहीं है। तो कुछ क्रिटिसिज्म होता है, उसको याद रखिए। आजकल जो जिस टाइप से एनालिटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सब आपको आना चाहिए। राज्य विधानसभा संशोधन विधेयक प्रारंभ नहीं कर सकते, मतलब आपका सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा ही शुरू कर सकता है, लेकिन राज्य विधानसभा, स्टेट विधानसभा नहीं शुरू कर सकते। तो विधान परिषद के अपवाद को छोड़कर, ठीक है। मतलब एक अपवाद है, आपको ये ध्यान रखना है कि मान लो किसी स्टेट में 2 चीज़ें हैं, एक आपका लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा, और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल
विधान परिषद, ठीक है। तो अगर ये असेंबली चाहता है कि भाई हमारे यहाँ खर्चे बहुत हो रहे हैं और इसका कोई ज़्यादा रोल है नहीं, तो ये ना वहाँ से शुरू कर सकती है। वो क्या कर सकती है, अपना एक क्या बोलना चाहिए उसको, अपने हाउस में पारित कर सकती है एक, कि भाई हम इसको हटाना चाहते हैं, सिंपल मेजोरिटी से पास कर दो। और उसके बाद फिर अगर स्टेट ने पास कर दिया कि मुझे ख़त्म करना है, अबॉलिश करना है लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो फिर इसको फिर ये लोकसभा राज्यसभा है ना, तो एक अपवाद है। बाकी केसेस में जो आपका ये है लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसके पास कोई पावर नहीं है संविधान संशोधन को स्टार्ट करने का। अधिकांश भाग अकेले संसद अकेले संशोधित कर सकती है, केवल आधे राज्य चाहिए, है ना। यूएस में क्या होगा, 3/4 राज्य चाहिए तभी कहीं हो जाएगा, है ना। हमारे यहाँ क्या है, आधे राज्य अगर रेडी हैं तो मैक्सिमम प्रावधान को चेंज कर सकती है। राज्यों के लिए समय सीमा नहीं है, तो अनुमोदन वापस लेने पर मौन, मतलब बताया नहीं गया है कि अगर वो अनुमोदन है उसको वापस कर दिया तो क्या होगा, कुछ नहीं है। कब तक राज्यों को पास करके भेजना है उसके बारे में भी कुछ लिखित नहीं है, ठीक है। तो अनक्लियरिटी है। संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, इसलिए क्रिटिसिज्म होता है कि वो अटका रह जाएगा दोनों में अगर गतिरोध हो गया तो। और उसके बाद संशोधन प्रक्रिया साधारण विधायी प्रक्रिया के समान ही है, केवल विशेष बहुमत को छोड़कर, है ना। मतलब बहुत सारे प्रावधान हैं, आप सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हो, तो कोई विशेष अंतर नहीं रह गया बोल रहे हैं, ठीक है। प्रावधान बहुत संक्षिप्त है, न्यायिक हस्तक्षेप की व्यापक गुंजाइश है, मतलब इसमें जुडिशियल रिव्यू के काफ़ी स्कोप हैं, इंटरवेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये जो है जुडिशियल बैटल ओवर अमेंडिंग फंडामेंटल राइट, तो एक जो फंडामेंटल राइट है ना, जो आपके मौलिक अधिकार हैं, उसको बदलाव के चक्कर में बहुत सारे केसेस थे। इन बात को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसी का आप जब एग्जांपल डालोगे ना, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पॉलिटी में आपको स्कोर करना है तो हमेशा जो ये हैं आपके जजमेंट हैं उसको याद रखिएगा, है ना। जैसे लास्ट ईयर भी आया था, इस बार भी आया है, तो जितना ज़्यादा आप जजमेंट डालोगे ना उतना नंबर मिलेगा। मैंने बहुत सारे लोगों की कॉपी चेक करी है और मैंने देखा है बहुत जनरल लिखते हैं, ठीक है। तो आप याद करने की कोशिश करिए कौन सा जो वाद है या फिर जजमेंट है किस केस से है। तो शंकरी प्रसाद जो मामला है ना, वो एससी ने कहा था कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों को संशोधन कर सकती है, ठीक है। तो आपको टेबल बना लेना है ऐसा। तो शंकरी प्रसाद है, तो क्या बोल दिया था, FR अमेंडेबल, है ना। दूसरा है सज्जन सिंह का मामला होता है, तो एससी ने फिर से पुनः वो कर दिया। इनका ईयर याद रखिएगा, कई बार अरेंज करने पूछता है। सज्जन सिंह में भी क्या बोल दिया, सेम चीज़, हाँ फंडामेंटल राइट अमेंड कर सकते हो। फिर आता है 67 का केस, गोलकनाथ, इंपॉर्टेंट केस है ना। इसमें एससी ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने रुख पलट दिया। उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकार है ना वो अलंघनीय है या फिर कैन नॉट बी अमेंडेड, है ना, इम्यूटेबल है बोल दिया, मतलब उसको आप बदल नहीं सकते, मतलब उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इस संसद इन्हें मतलब फंडामेंटल राइट को चेंज करने का संसद के पास सीमित राइट है बोला है, ठीक है। उसके बाद 24वां संशोधन अधिनियम आया, उसमें क्या हुआ, संसद ने अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन कर मौलिक अधिकारों को सीमित करने की शक्ति घोषित की। मतलब ये तो गोलकनाथ ने बोल दिया कि भाई नहीं तुम फंडामेंटल राइट चेंज नहीं कर सकते। फिर क्या हुआ, 24वां अमेंडमेंट एक्ट आया, तो पार्लियामेंट reacted by amending Article 13 and 368 declaring it has power to abridge fundamental right। हो क्या रहा था, आप समझ पा रहे होगे इसको, कि फंडामेंटल राइट में सरकार बहुत सारे बदलाव करना चाहती थी। उनको लगा कि हमने नागरिकों को बहुत सारी ताकत दे दी है, ठीक है। तो पहला इन दोनों ने बोल दिया हाँ भाई चेंज कर लो, आप लोग को पावर है, संसद को पावर है करके। गोलकनाथ ने अटका दिया, बोला कि नहीं फंडामेंटल राइट तो चेंज नहीं कर सकते। तो इसी जो जजमेंट है उसको ओवरराइड करने के लिए 1971 में एक संसद ने एक बिल पास कर दिया और बोला कि अनुच्छेद 13 और 367 में संशोधन कर मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकता है संसद, खुद ही पारित कर दिया कि संसद के पास बहुत पावर है, ठीक है। फिर आता है दोस्तों ये केशवानंद भारती केस। इसमें क्या डिसाइड होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ वाला जो केस था उसको पलटा, 24वें संशोधन को वैध माना, है ना। एक मिनट रुकिए, हाँ मतलब इसको फिर से पुनर्विचार किया बोल दो, ओवर रूल्ड गोलकनाथ केस। संसद मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है परंतु, है ना, मतलब इस वाले केस में क्या था, किस टाइप का हुआ आप समझो। गोलकनाथ केस ने बोला कि ये भाई आप सीमित नहीं कर सकते, लेकिन इसने क्या बोला, एकदम मध्यम मार्ग अपनाया। केशवानंद भारती केस में ये बोला कि आप फंडामेंटल राइट को सीमित कर सकते हो परंतु उससे जो संविधान की मूल संरचना है वो बदल नहीं सकती, है ना, नहीं बदलनी चाहिए तभी होगा,
ठीक है। तो ये एक जो मूल संरचना वाला जो सिद्धांत है ना, यहाँ से आया केशवानंद भारती के से, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है। इंदिरा गांधी मामला आया 1975, तो सुप्रीम कोर्ट ने 39वें संशोधन के उस प्रावधान को रद्द कर दिया जो प्राइम मिनिस्टर के चुनावों को न्यायालय से बाहर रखता था, है ना। इन्होंने क्या बोल दिया था कि मतलब न्यायालय ये संसद ने ये बोल दिया था कि जुडिशियल रिव्यू है ना वो कर सकते हैं, लेकिन जो पीएम के चुनाव है उसमें न्यायालय बाहर रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको पता है इलेक्शन जो है, इलेक्शन के बारे में हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्शन फेयर होना चाहिए, ठीक है, मतलब निष्पक्ष होना चाहिए चुनाव। तो ये जो निष्पक्ष इलेक्शन है ना, वो हमारे संविधान का वो है, बेसिक फीचर है, ठीक है। तो इसी बेसिक फीचर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो मामला था उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया कि भाई एससी ने 39वें संशोधन के उस प्रावधान को रद्द कर दिया जो बोलता था कि पीएम के चुनाव को कोर्ट है वो देख ही नहीं सकता, ठीक है। तो उसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 42वीं संशोधन हुआ जो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, उसने क्या किया, संसद ने घोषित किया कि संवैधानिक शक्ति पर कोई सीमा नहीं है ना, मतलब संविधान की शक्ति पर कोई सीमा नहीं है, लेकिन एक चीज़ है कि आप वो जो बेसिक डॉक्ट्रिन है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, वो हमेशा स्टैंड करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 42वें संशोधन की न्यायिक समीक्षा बाहर करने वाले प्रावधान को फिर रद्द कर दिया, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि संसद बार बार कोशिश कर रहा है कि हम भाई न्यायालय को बाहर रखें इन सब चीज़ों से, लेकिन न्यायालय हमेशा कूद पड़ता है, क्योंकि न्यायालय ने साफ बोला कि भाई जुडिशियल रिव्यू अपने आप में क्या है, एक बेसिक फीचर है। अगर जो क्या बोलना चाहिए इंग्लिश में, क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, न्यायिक समीक्षा नहीं करेंगे तब तो संसद जो अपने मनमानी करने लग जाएगी। तो न्यायिक समीक्षा अपने आप में बेसिक फीचर है, ये बोल दिया, ठीक है। तो सीमित संशोधन शक्ति संविधान की मूल विशेषता है, मतलब ये आ लिमिटेड अमेंडिंग पावर इज़ वन ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट ना हमेशा कोशिश कर रहा है कि जो संसद ओवर राइडिंग पावर लेना चाह रहा है, बहुत ज़्यादा शक्ति, उसको रोके, है ना। संसद अनुच्छेद 368 के तहत अपनी संशोधन शक्ति को असीमित नहीं बना सकती, ठीक है। तो ये भी आप बेसिक फीचर है अनुच्छेद 368, ठीक है। वामन राव का एक मामला है, एससी ने मूल संरचना सिद्धांत को बनाए रखा, स्पष्ट किया कि यह 24 अप्रैल 1973 के बाद के संशोधनों पर लागू होगा। न्यायिक समीक्षा एक मूल विशेषता है, किसी भी संशोधन द्वारा इसे बाहर नहीं किया जा सकता। अब हो सकता है कि कल के दिन संसद बोले कि यार ये न्यायिक समीक्षा या फिर जुडिशियल रिव्यू है वो हमारे काम में बाधा डाल रही है, ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो उसकी बेसिक फीचर है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो, मैं अगर शॉर्ट में बताऊँ तो फंडामेंटल राइट वाला जो मामला था ना, जो आपने शंकरी प्रसाद वाला देखा, वहाँ से शुरू हुआ। तो पहले कोर्ट ने बोला कि भाई आप कर सकते हो, चेंज कर सकते हो मौलिक अधिकार को, क्या है। सज्जन सिंह वाले मामले में भी बोला कर सकते हो। गोलकनाथ ने बोला कि आपके पास इन्हें सीमित नहीं कर सकती, बोल दिया। ये काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया गोलकनाथ। तो और इसको टैकल करने के लिए क्या किया, 24वां इन्होंने अधिनियम ले आया। लेकिन 1973 में जब आया ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला किस वाले केस में, केशवानंद भारती केस में, कि ये संसद को जो मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है, मतलब संसद के पास पावर है जो मौलिक अधिकार है उसको सीमित करने का, बस वो ये नहीं कर सकती कि उनके जो बेसिक फीचर हैं उसको चेंज कर दे, ठीक है। तो याद रखोगे। फिर इंदिरा गांधी वाले मामले में फिर से इन्होंने क्या करा था, 39वें संशोधन लाया और उस प्रावधान को रद्द करना चाहा जिसमें प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायालय से बाहर रखें। तो फिर से कोर्ट ने उसको स्टक डाउन कर दिया, ठीक है। तो कोर्ट हमेशा बीच में आता है। यहाँ पे भी मिनर्वा मिल में उन्होंने क्या किया, 42वें जो संशोधन था न्यायिक समीक्षा को बाहर रखने वाला, उसको भी स्टक डाउन कर दिया, ठीक है। तो ये न्यायिक समीक्षा हमारा बेसिक फीचर है, आप याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पे एक टेबल है, कौन कौन से हमारे बेसिक फीचर हैं, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में दिया है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आपको सारे याद नहीं होंगे, आपको 7-8 याद कर लेने हैं और कोशिश करिएगा कि किस जजमेंट के थ्रू आया, ठीक है। ये क्वेश्चन 2024 में आया था कि बेसिक फीचर जो हैं और वो किस वाद से आए, है ना। तो आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ मेनका गांधी वाले वाद से आया था, है ना, कुछ केशवानंद भारती से आया। तो बहुत सारे वाद हैं, सबको तो नहीं, लेकिन चैट जीपीटी में सर्च करके जो मुख्य वाद हैं उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है मैं आपको एक अलग वैल्यू एडेड मटेरियल दूंगा जो इन्होंने प्रीलिम्स ज्वाइन किया है, ठीक है। तो मैं आपको बना के दे दूँगा, आपके एप्लीकेशन में डाल दूँगा, देख लेना, ठीक है, वहाँ से। तो अब आते हैं सोवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी। तीसरा है, ये भी आपका बेसिक फीचर है, मतलब जो सोवरेन है, मतलब क्या संप्रभु है, इसमें बाहरी किसी देश का वो नहीं है हस्तक्षेप, वो भी आपका बेसिक फीचर है। सेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक वो फीचर है।
मतलब धर्मनिरपेक्ष चरित्र, है ना। शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए, सभी शक्तियाँ एक के पास नहीं होना चाहिए, वो भी एक बेसिक फीचर है। और ये सारी फीचर, यूनिटी, इंटीग्रिटी, ठीक है। तो इसको आप में से 8 10 7 8 याद कर लेना, आता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये कुछ क्या था, बेसिक फीचर, जो बेसिक स्ट्रक्चर था ना, वो कैसे आया। तो दोस्तों ये शायद मैंने ऑलरेडी दे दिया है, अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। केशवानंद भारती केस से हमें कुछ कुछ ये सब जो फीचर हैं उसको डिफ़ाइन किया। देखो बेसिक फीचर जो कॉन्सेप्ट है ना, संविधान में कहीं नहीं लिखा है। बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो कहीं संविधान में नहीं लिखा है। इस वाले पॉइंट को बार बार आपको पूछा जाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट आपके संविधान में लिखा गया है करके, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। वो आपके किसका उत्पत्ति है, जो जुडिशियल जो जुडिशियल रिव्यू है ना, जस्ट उसके थ्रू ये निकल के आया। जब उन्होंने पुनर्विचार किया तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना जजमेंट के थ्रू आया है, ठीक है। तो उसको याद रखिएगा। तो ये जो केशवानंद भारती केस है ना, उसके थ्रू ये सारी चीज़ें इनको माना गया बेसिक फीचर। उसके अलावा इंदिरा गांधी केस में किसको, डेमोक्रेटिक, इक्वालिटी, है ना, जुडिशियल रिव्यू, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, है ना, याद रखिएगा। मिनर्वा मिल, लिमिटेड अमेंडिंग पावर है ना, और जुडिशियल रिव्यू वो है बेसिक फीचर है। हार्मोनी बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, एसआर बोमाई, है ना। तो ये सबको याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल ही इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिएगा। अब आते हैं संविधान के जो फीचर हैं उसको देखते हैं। ये आपके यहाँ शुरू हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए, संविधान बहुत बड़ा क्यों हो गया, ठीक है। पूछते हैं कि हमारा संविधान इतना बल्कि क्यों है। तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। मूलतः जब ये बना तो उसमें क्या था, एक प्रिएम्बल था, 395 जो वो थी सेक्शन थे, आर्टिकल थे सॉरी, और 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है, जिसको बोलते हैं आप ये शेड्यूल थे, आर्टिकल और अभी वर्तमान में बढ़ गया वो 470 आपके सेक्शन हो गए, आर्टिकल हो गए, और 12 शेड्यूल हो गए हैं, ठीक है। तो उसका कारण ये था कि भौगोलिक कारण, देश बहुत बड़ा है, विशाल है, यहाँ विविधता है, अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है, अलग अलग रिलीजन है, तो सबको कवर करना है। जैसे आप देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग प्रावधान है यहाँ पे, है ना, आपके ट्राइबल एरिया के लिए अलग प्रावधान है, नॉन ट्राइबल के लिए अलग है ना। तो इस टाइप का, इसलिए जो विविधता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा संविधान बड़ा हो गया। ऐतिहासिक कारण भी रहे हैं, क्यों, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम का प्रभाव दिखता है, तो वहाँ से बल्किनेस आया। केंद्र और राज्य के लिए एकल संविधान, अगर केंद्र के लिए भी जो प्रावधान है यहाँ लिखा है, राज्य के लिए भी, तो ये बल्कि होना लाजमी है। संविधान सभा में कानूनी, और ये जो थे ना संविधान सभा में सभी लोग लीगल लोग थे। अब लीगल बात करते करते बड़ा कर दिया उसको, कानूनी भाषाएं काफ़ी जटिल हैं उसकी, है ना। इसमें न केवल मूल सिद्धांत बल्कि विस्तृत प्रशासनिक प्रावधान भी है। मतलब सिर्फ ऊपरी से नहीं लिख दिया कि भाई बाद में आप नियम बना लेना, बहुत सारी चीज़ें हैं डिटेल में लिखी गई हैं, ताकि बाद में कोई एम्बिग्विटी ना हो, कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, तो याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों, ये एक प्रश्न जो बनता है कि भारत कहाँ से हमने, ये ना एक्चुअली यार हिंदी इंग्लिश दोनों में होना चाहिए था, कैसे मिस हो गया ये। किताब में है क्या आपके, या फिर मैं जब इसको पीपीटी भेजूंगा ना तो दोनों डाल दूंगा, ठीक है। तो कहाँ से हमने क्या सोर्स लिया है, तो जैसे ब्रिटेन से हमने बहुत सारे फीचर लिए हैं, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ। अब देखा जाए तो जो मेजर फीचर वहीं से लिया है। सिटीजनशिप, मतलब आपके पास सिंगल सिटीजनशिप हो सकता है, आप कहीं भी दूसरे देश का सिटीजन बनोगे ना तो आपका यहाँ का नागरिकता ख़त्म। रूल ऑफ लॉ वहीं से आया है, कैबिनेट सिस्टम वहीं से है, प्रीरोगेटिव ऑफ रेट्स, है ना, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, बाइकैमेरियल, ये सब चीज़ें कहाँ से आई हैं, ब्रिटेन से। यूएस से जो आपको याद रखना है क्या क्या आया है, फंडामेंटल राइट यूएस का है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, है ना, जो जुडिशरी है उसकी निष्पक्षता, है ना, और जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये याद रखना है दोस्तों, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। जो छोटे छोटे देश हैं उनका बहुत आसान से याद हो जाएगा, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का कॉन्करेंट लिस्ट, है ना, जो आपका समवर्ती सूची है, वहाँ से आया है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स वहीं से आया है। जॉइंट सीटिंग, जो आपका जॉइंट सीटिंग को क्या बोलते हो आप लोग, संयुक्त सभा, है ना, वो भी वहीं का देना है, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया का। रटना है ना, इसमें तो पूरा खेल रटने का है। डीपीएसपी, है ना, डीपीएसपी कहाँ का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आयरलैंड का। नॉमिनेशन टू द राज्यसभा, जो राज्यसभा में 12 लोग नॉमिनेट करते हैं ना, वो यहीं का है। और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कहाँ से लाए हैं उसको, आयरलैंड। तो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, याद करिए कैसे इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का। कनाडा से क्या लाए, फेडरल विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, हमारा जो केंद्र स्ट्रॉन्ग है, राज्य पे कंट्रोल करता है, कहाँ का फीचर, कनाडा का। रेसिडुअल पावर विथ सेंटर, मतलब जो आपके
प्रावधान आपके ना तो सेंटर लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में है, ना ही कॉन्करेंट में, तो किसके पास पावर है? वो पार्लियामेंट के पास है ना। तो वो कहाँ से प्रावधान है? कनाडा का है ना। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर कहाँ का है? कनाडा का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार पढ़िए, रिवाइज करिए, तभी होगा, ठीक है। बाकी छोटे छोटे प्रावधान जैसे फंडामेंटल ड्यूटी हमने कहाँ से लिया है? जस्टिस इन प्रियम्बल। जस्टिस वर्ड जो प्रियम्बल में है ना, प्रस्तावना में, वो यूएसएसआर की देन है। इमरजेंसी जो प्रावधान है वो जर्मनी का प्रावधान है। लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी किसका? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया। अमेंडमेंट प्रोसीजर जो आप बदलाव करते हो संविधान में, और राज्यसभा में इलेक्शन का जो प्रावधान है वो साउथ अफ्रीका का, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ, ये आपका जापान का, ठीक है। तो उसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंग्लिश में हो गया बस गलती से, लेकिन इसका हिंदी भी चाहोगे तो कर देंगे, अदरवाइज़ किताब से पढ़िएगा, सारा किताब में दिया है। अब आते हैं दोस्तों संघीय व्यवस्था, है ना। तो ये क्या है आपका? फेडरल फीचर क्या क्या है, ठीक है, और एकात्म फीचर क्या है। मतलब हमारे जो देश में है बहुत सारे, हमारा जो संविधान है ना दोनों टाइप का है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं क्वासी फेडरल, है ना। तो ऐसे प्रावधान, ऐसे फीचर जो हमारे देश के इसको फेडरल फीचर को दिखाते हैं, कौन कौन से हैं उसको याद रखिएगा। पूछ देता है 4 फेडरल फीचर बताइए, ठीक है। तो क्या है आपका? 2 गवर्नमेंट, आप देखते हो यहाँ पे 2 गवर्नमेंट, है ना, मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार। दूसरा है डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन, है ना। सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है ना, वो तो है। लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी आपका फेडरल फीचर है। संविधान की सर्वोच्चता, मतलब सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कठोर रिजिड संविधान हमारा है ही, है ना। स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, वो भी है। और बाई कैमेरियल, तो ये फीचर है ना, उसको लिख के याद करिएगा, रट डालिएगा, ये आता है एग्ज़ाम में कि हमारे संविधान के कुछ 5-6 संघीय प्रावधान बताइए फेडरल फीचर। उसके बाद कौन से हमारी यूनिटरी फीचर हैं? ऐसे फीचर जो कि आपके एकात्मवाद को दिखाते हैं कि भाई फेडरल मतलब समझ गए ना कि यहाँ पे सेंटर है, स्टेट है, दोनों में पावर का डिवीजन हुआ है। लेकिन ऐसे फीचर जहाँ पे हमें दिखता है कि सेंटर ही सब चला रही है, स्टेट के पास कुछ पावर नहीं है, तो उसको वो बोलते हैं एकात्म फीचर। कौन कौन से? शक्तिशाली सेंटर है, हमारे सेंटर है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एकल संविधान, है ना, ऐसा नहीं है कि इसके लिए अलग संविधान, यहाँ पे अलग। जबकि आप देखोगे यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में दोनों हैं, जो उसके 50 अलग अलग वो है ना, 50 अलग अलग जो स्टेट हैं, है ना, उनके अलग संविधान हैं, साथ में एक सेंटर का भी संविधान है। तो दोनों संविधान आपको करना होता है। एकल नागरिकता, यहाँ पे 2 नागरिकता है, जिस स्टेट में वो रहते हैं उसकी नागरिकता अलग और यूएसए की नागरिकता अलग, ठीक है। तो लेकिन भारत में एक ही नागरिकता है, भारतीय हो भारतीय, है ना। लचीला संविधान वो आपका एकात्म, हमारा जो संविधान है आप देखोगे बहुत सारे फीचर जो हैं हम लोग सिंपल मेजोरिटी से पास कर सकते हैं, आपने देखा ही है। और इंटीग्रेटेड न्यायपालिका आप देखोगे तो यहाँ पे हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, तो इंटीग्रेटेड है ना, जुड़े हुए हैं। यहाँ पे कुछ पास नहीं होता तो आप ऊपर भेजते हो। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, तो वो भी आपका एकल है। अखिल भारतीय सेवाएं, है ना, मतलब सेंटर जो है भेजता है आईएएस लोगों की, जाओ यहाँ पे रूल करो, तो इस टाइप का चीज़ें हैं, ठीक है। अनुच्छेद 1 भारत को संघों का, राज्यों का संघ कहता है, कोई राज्य अलग नहीं हो सकता, ठीक है। भले ही इसको बोला है कि राज्यों का संघ, है ना, लेकिन यहाँ पे ये बात है कि कोई भी राज्य अपने आप को मैं अलग रहना चाहूँ नहीं रहूँगा ऐसा नहीं बोल सकता। जबकि यूएसए में रह सकता है। यूएसए में कोई मान लो राज्य बोले कि मेरे को तो अलग कर दो करके, तो मतलब वहाँ बोला जा सकता है, क्योंकि वो क्या हुआ है, इन 50 लोगों ने क्या किया, गठबंधन किया कि भाई हमें एक साथ मिलके यूएसए बनाना है, ठीक है। लेकिन हमारे में ऐसा नहीं था, हमारे में सारे राज्य मिलके बनाए हैं, बट उनको अलग होने का कोई पावर नहीं है। विभिन्न विद्वानों ने इसे अर्ध संघीय या फिर क्या बोलना चाहिए, सेमी जुडिशियल, क्वासी फेडरल बोला है किसने? केसी वीरे ने। बार्गेनिंग फेडरलिज्म मॉरिस जोन्स ने बोला है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने बोला है? ग्रेनवेल ऑस्टिन ने। याद रखिएगा ना, ये सब पूछता है हमारे संविधान को किस क्या बोलना चाहिए उसको, किसने बोला है कि वो फेडरल कोऑपरेटिव्स है? तो ग्रेनवेल ऑस्टिन ने बोला है। फेडरेशन विथ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी आइवोर जेनिंग ने, ठीक है। तो उसको रट लीजिएगा, आता है ये, ठीक है। ये एक्चुअली इंग्लिश में लिखा है। क्वासी फेडरल बोला है केसी वीरे ने। बार्गेनिंग फेडरलिज्म, है ना, मोल भाव कर रहा है, तो मॉरिस जोन्स ने बोला है। कोऑपरेटिव को याद रखिएगा, ग्रेनवेल ऑस्टिन, ये बहुत पूछता है। और फेडरलिज्म ऑफ सेंट्रलाइज, मतलब जो केंद्र की तरफ झुका हुआ है, वो बोला है आइवर जेनकिंस ने, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो उसकी क्या फीचर है? भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली के बजाय
ब्रिटिश संसदीय प्रणाली का फॉलो किया है। एक मिनट रुक जाइए, ज़्यादा होगा तो मैं इसको ब्रेक ले लूँगा क्योंकि आपका लेक्चर बड़ा हो जा रहा है। अच्छा, कुछ तो गड़बड़ हो गया शायद हमारे साथ। गड़बड़ ये हो गया कि उसको मैं स्किप कर रहा हूँ अभी दोस्तों, ठीक है, कुछ वाले पार्ट को डीप फंडामेंटल राइट, क्योंकि ये सब आएगा वहाँ पे, है ना, कुछ ज़्यादा ही फीचर शायद हो गया। चलो, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले थे, 4-5 ही पढ़ने वाले थे। एक तो अमेंडमेंट पढ़ना था, वो हो गया। फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, वो हो गया। तीसरा है, एक्चुअली ये सब ना फीचर के पार्ट हैं, इसीलिए इसमें आ रहा है। मैं क्विकली इसको भगा दूं क्या, मैं बताता हूँ, क्योंकि इसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 2 मिनट, तभी मैं बोल रहा था कि ये सब आ कैसे गए। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो ये क्या है, हमारे देश में पार्लियामेंट है ना, उसके थ्रू। और किस टाइप का हमने फॉलो किया है, अमेरिका वाला फॉलो नहीं किया है मॉडल, हम लोग ब्रिटिश वाला फॉलो किए हैं। इसमें क्या है, जो विधायिका और कार्यपालिका है उसकी भी समन्वय है। मतलब आप ये समझो, जैसे हमारा विधानसभा है या फिर लोकसभा है, तो इसी में मंत्री लोग रहते हैं, है ना। और वो क्या करते हैं, मंत्री लोग जो हैं एग्जीक्यूटिव भी होते हैं, एग्जीक्यूशन वाले, है ना। और यही लोग क्या करते हैं, विधायक भी बनाते हैं। तो दोनों में समन्वय बना रहे, दोनों में क्या बोलना चाहिए, विरोधाभास ना हो, इसलिए हमने ब्रिटिश मॉडल को अपनाया। तो कुछ विशेषताएं क्या है, हमारे जो फीचर है उसमें नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका अलग है। राष्ट्रपति वो नाम मात्र का है, बट पीएम जो है एक्चुअल एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। बहुमत जिसका होता है उसका शासन होता है। विधायिका के प्रति जो कार्यपालिका है सामूहिक जिम्मेदारी रखते हैं। मंत्री विधायिका के सदस्य होते हैं, जो मैंने बताया आपको। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नेतृत्व होता है, और निचले सदन का विघटन होता है हर 5 साल बाद, जैसे आपका विधानसभा और लोकसभा, ठीक है। तो रुको, ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ब्रेक ले रहा हूँ, फिर हम लोग बाकी जो फीचर है ना नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।